एंड आई वुड रिकमेंड कि अगले 2 दिनों के अंदर, दैट वाज लाउड, सो यू फोकस ऑन द प्लांट फिजियो एंड ट्राई टू कवर योर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या लगता है ये 2 चैप्टर कितने टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कब तक हो जाएगा? 2 दिन। 2 दिन है? यस सर। बाकी लोग, बाकी 2 दिन सर। 3 दिन हो जाएगा? यस सर। चालू कर दो करना। आई थिंक यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द लेक्चर्स विच वी हैव डन ना, पास्ट में हमने जो किया था वो लेक्चर्स को आप देख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो, या रीड फ्यू एनसीईआरटी पढ़ लो। सो स्टार्ट डूइंग दैट, लेट्स स्लोली ट्राई टू कवर फ्यू थिंग्स, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते फिर आज, लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर एंड स्टार्ट विद समथिंग न्यू। और अगर लगे ना कि क्लास का स्पीड थोड़ा फास्ट हो रहा है, देन डू लेट मी नो दैट, अगर कभी ऐसा लगे तो। ठीक है, so the topic we are going to start with is going to be reflex action, but before reflex action, let me tell you something about the Alzheimer, because Alzheimer as a disease is something remaining right now. बाकी अगर आपको ब्रेन का सब पार्ट याद है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, that's enough for you. That is something you have to know. Someone tell me quickly what is something I will find in the mid brain. Mid brain क्या है, फटाफट हैंड रेस करो, बताओ मुझे. What do I get to see in the mid brain? चलिए चलिए, तेजी दिखाई बेटा, तेजी दिखाइए. ओके, टेल अस, मोनिका बताओ क्या था मिड ब्रेन के अंदर, बताओ. सर कॉर्पोरा कैल्ट्रिसेमिना एंड द सुपीरियर कैलिकुलाई एंड इंफीरियर कैलिकुलाई. जो सुपीरियर होती है वो सरप्राइज विजन में हमारे मतलब हेल्प करती है, जो इंफीरियर कैलिकुलाई होती है वो हमें सरप्राइज हियरिंग में, मतलब एकदम से जो हियरिंग सुनाई देती है आवाज, उनमें वो हेल्प करती है. ठीक है, गॉट इट, बढ़िया. That is your part for midbrain. And now tell me someone कि ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है. What do I get to see in the brain stem? ब्रेन स्टेम नाम आपके सामने जिक्र किया जा रहा है, तो इसमें आपको क्या क्या आता है बताइए. अक्षरा दीपन बताइए, what do I get to see in the brain stem? अक्षरा. सर मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स वेरोली और मिड ब्रेन. Right, they are a part of my brain stem, right? ठीक है, that's what you find in them. Okay, अगर मैं कहूँ कि which part of the brain is going to control your sneezing, hiccups, vomiting, cardiovascular activity, breathing, gastric secretion, तो कौन सा ब्रेन का पार्ट यहाँ पे वो कर रहा होगा? बोलिए सिद्रा, कौन होगा वो? मेडुला ऑब्लिंगेटा. राइट, दैट्स ट्रू, मेडुला ऑब्लिंगेटा. ठीक है सिद्रा, बाय द वे एक बात बताइए, आपके पास डिवाइस शाम को ही हाथ में आता है क्या आपके? यस सर. गॉट इट, ठीक है, ऑलराइट. So now let me start with I think everyone knows that Parkinson happens because of a lack of what? Yes. Dopamine. Dopamine, right? तो कौन से ब्रेन का पार्ट होता है that will start degenerating because of that dopamine will not come? कुछ भी सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर ट्राई करो. Basal ganglia. Right. So neurons in the basal ganglia will start degenerating, and that is when you will find the dopamine will not be secreted inside the brain, and that's what you find happening in Parkinson's. ठीक है. Let's talk about Alzheimer disease. अब जब हम अल्जाइमर की यहाँ पे बात करते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ चीजें याद रख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट दिस इज अ, किसने हैंड रेज किया क्या? नहीं, ओके. So this Alzheimer is a condition in which you will get to see it is a progressive neural degeneration. तो प्रोग्रेसिव न्यूरल डीजनरेशन का यहाँ पे आपका मतलब आपका यहाँ पे ये होता है दैट आपके न्यूरॉन्स के यहाँ पे आपकी डेथ होती रहेगी और ये प्रोग्रेसिव होगा. तो फॉर एग्जांपल किसी को ये बीमारी स्टार्ट होती है एट एज ऑफ 65. जनरली 60s के बाद ही अगर किसी को हो रही है तो 60s के बाद ही होती है. तो अगर 65 के बाद अगर किसी को अल्जाइमर डिटेक्ट होता है, सो व्हाट विल हैपन, उनके न्यूरॉन्स के यहाँ पे डेथ होना चालू करेगी. सो विल फाइंड द न्यूरॉन्स विल स्टार्ट, सो दे विल फाइंड न्यूरॉन्स विल डाई. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन दिस, योर न्यूरॉन्स डाई एंड दे डाई इन अ वेरी हाई अमाउंट. तो काफी बड़े अमाउंट के अंदर न्यूरॉन्स के यहाँ पे डेथ होना चालू करती है. नाउ वंस यू फाइंड दिस हैपनिंग, ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब ये टाइम के साथ साथ और खराब होता जाएगा. जब मैं कह रहा हूं कि कोई चीज प्रोग्रेसिव है, देन व्हाट विल हैपन, ये टाइम के साथ साथ और आपकी बदतर होती जाती है. इट बिकम्स मच मोर सीवियर विद द कोर्स ऑफ टाइम. सो इनिशियली जब आपकी न्यूरॉन्स की डेथ होती है, देन आप बेसिक चीजें आप भूल जाते हो. जैसे लैपटॉप ने आपने अपना फोल्डर कहाँ पे रखा था,
आपके नोट्स आपने कहाँ रखे थे, आपके मोबाइल में आपका कौन सा ऐप है जिसके अंदर से आप चेक कर सकते हो अपना लाइक अकाउंट चेक कर सकते हो, बैंक अकाउंट या जो भी आपको देखना हो. These are small things you start forgetting. You forget your password. These are the small things which will happen. Eventually कंडीशन आपके फिर ऐसे होने लगते हैं कि आप फिर बड़ी बड़ी चीजें भूलने लगते हो. घर लाइक ऑफिस से घर जाने का रास्ता आप भूलने लगते हो, याद नहीं रहता आपको. थोड़े टाइम का वो सीवियर कंडीशन इतनी हो जाती है कि आपको घर के अंदर ही आपको अपनी चीजें याद नहीं रहती कि कौन सा रूम कहाँ पे है. राइट, यू डोंट इवन रियलाइज कि मेरा दूसरे रूम में क्या है या यहाँ से बालकनी कहाँ पे आएगी. दैट्स हाउ इट बिकम्स सीवियर. After a matter of certain time, they also start forgetting the people with whom they are staying. Every time the person is going to wake up, he might feel like he's in a new home, right? तो बहुत progressively आपका ये फिर severe हो जाता है. So याद रखना, अल्जाइमर में आपको याद रखना, it is a progressive neural degeneration that will be happening in this. इसका simply मतलब आपके यहाँ पे होता है कि आपकी न्यूरॉन्स के यहाँ पे डेथ होगी. Second बात आपको याद रखनी है that one of the symptoms is severe memory loss, right? तो severe memory loss is one of the very common symptoms of Alzheimer. ठीक है, और ये मेमोरी लॉस आपका प्रोग्रेसिवली आपका बढ़ते ही जाता है. One of the thing which we have seen in the people suffering with Alzheimer was my lack of acetylcholine. Lack of acetylcholine. So lack of acetylcholine was one of the indicator which we have seen in the people suffering with Alzheimer. तो देखा गया people जिनके अंदर अल्जाइमर की कंडीशन आती है, they generally lack this hormone, this neurotransmitter. Lack of acetylcholine has been seen in them. ये देखने के लिए मिलता है because acetylcholine is also essential for the survival of the neuron. ये एक बहुत ही important component होता है न्यूरॉन्स के ग्रोथ के लिए, सर्वाइव करने के लिए. ये आपको नहीं मिलता. So you will find there is a decline in the synthesis of acetylcholine. ये एक बहुत क्लियर कट इंडिकेटर आपको दिख जाता है वहां पे अगर किसी को अल्जाइमर हुआ हो तो याद रखना, लैक ऑफ डोपामाइन पार्किंसन, लैक ऑफ एसिटिलकोलिन इज गोइंग टू बी माय अल्जाइमर. अब जितना सिंपल तरीके से अल्जाइमर बता रहा हूँ ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट उस लेवल पे आप इसे नहीं सीखते. इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड देयर इज आल्सो वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि इट इज समथिंग व्हिच कैन बी जेनेटिक. अगर मेरे फैमिली में ये रन हो रहा है देन देयर इज अ वेरी लाइकली चांस कि मुझे भी हो सकता है, मेरे बच्चों को हो सकता है. So yes, it is somewhat genetic as well, if not completely, to an extent it is genetic. फैमिली में अगर रन हो रहा होता है then आपको अगली जनरेशन में आपको होते हुए आपको दिख जाता है. So that is also one thing you have to understand in this, right? इसमें कई बार ऐसा भी होता है, it is also one sometimes seen as a autoimmune condition की तरह भी इसे देखा जाता है, but as I've told you, इसको आपको इतना डिटेल में आपको नहीं देखना. You just have to know it's a progressive neural degeneration. न्यूरॉन्स की यहाँ पे डेथ हो रही है. आपका मेमोरी लॉस आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हुए आपको मिलेगा सीवियर तरीके से. एंड यू हैव लैक ऑफ एसिटिलकोलिन. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अल्जाइमर. अगर आप इतनी बातें यहाँ पे याद रख सकते हो देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी. यू वोंट हैव एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग क्वेश्चंस. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है, तो ये सब याद रखना इन टर्म्स ऑफ योर अल्जाइमर. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. इतनी बातें समझ आ रही है आप सबको? यहाँ पे सिंपल बातें समझ आ रही है आपको ये सब? Yes, sir. Right. So that is all about my Alzheimer. Now let's move on to something else. Let's start with my reflex action. अब जब हम reflex action की बात करते हैं तो इसका सबसे सिंपल आपका स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देगा, that spontaneous autonomic response to a stimulus without a will of an animal. तो reflex action में बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल आप बचपन से जानते हो, अगर आपने किसी गर्म चीज पे हाथ रख दिया आप तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लोगे. Now when you do that, that is a reflex action. तुरंत आपको यहाँ पे स्टिमुलस मिला और आपने सोचा नहीं. You don't have to give a thought over there कि मुझे हाथ हटाना भी या नहीं हटाना, आपकी बॉडी अपने आप वहां से हाथ हटा लेगी. This is the example of my reflex action. आपने गर्म चीज पे हाथ रख लिया, आपने हाथ हटा दिया, that's one thing, one of the example. आपकी आंखों में किसी ने टॉर्च लगा दी, आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है, that's a reflex action. आपके सामने बहुत बढ़िया खाना आ गया, right? And your buccal cavity will start releasing the saliva. समझो आपके सामने पाव भाजी आ गई एकदम से अभी, तो you will start releasing the saliva in your mouth ना. That is also reflex action. तो रिफ्लेक्स एक्शन में याद रखना, इट इज नॉट हैपनिंग विद द विल ऑफ द एनिमल. इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द विल ऑफ द एनिमल. ये बिना विल के, बिना कॉन्शियस थॉट के यू विल गिव अ रिस्पांस एंड दैट इज कॉल्ड एज माय रिफ्लेक्स एक्शन. अब रिफ्लेक्स एक्शन में याद रखना, लाइक यू विल हैव अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सीएनएस. सो यू शुड नो दैट यू विल फाइंड देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS will be seen happening over here. Now when I say involvement of CNS, तो यहाँ पे आपके दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं. इधर यू कैन फाइंड, कई बार आपका सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. समटाइम यू विल फाइंड ओनली योर
स्पाइनल कॉर्ड आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और यू कैन फाइंड ओनली योर ब्रेन इज गेटिंग इन्वॉल्व। ठीक है, जनरली हम देखते हैं कि आपके रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आपका सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सम टाइम रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आपका ब्रेन भी आपका पे इन्वॉल्व हो सकता है। तो सीएनएस का कोई ना कोई एक कंपोनेंट आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा टू गिव यू द रिफ्लेक्स एक्शन। So if I just have to give you a brief idea, na, like let me इमेजिन कर लो कि आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है आपके यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का। There is a transverse section of the spinal cord. ठीक है, अब ये ट्रांसवर्स सेक्शन जो आपके यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का है आपके पास यहाँ पे, सो यू हैव अ सेंटर ओवर हियर, राइट? ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपका समझो स्पाइनल कॉर्ड को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने कट कर दिया, उसे आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो। सो व्हेन यू ऑब्जर्व द स्पाइनल कॉर्ड, सो व्हाट विल हैपन ना, आपके रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर कुछ चीजों का इन्वॉल्व होना काफी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी गर्म चीज को टच कर रहा हूँ, देन दैट स्टिमुलस शुड बी सेंट टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो स्टिमुलस मेरा जाएगा कैसे? वो स्टिमुलस मेरा आगे बढ़ेगा विद द हेल्प ऑफ माय सेंसरी न्यूरॉन। अगर आपको याद हो तो वी हैव डन दिस थिंग दैट वी हैव सम सेंसरी न्यूरॉन्स, और सेंसरी न्यूरॉन्स की वजह से आई विल बी टेकिंग अप द स्टिमुलस। तो यहाँ पे मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे मेरे इन्वॉल्व होते हैं। सो लेट्स से यू हैव सम न्यूरॉन्स ओवर हियर एंड दीज न्यूरॉन्स आर माय सेंसरी न्यूरॉन्स। ऑरेंज वाले जो मेरे यहाँ पे न्यूरॉन्स है, दे आर माय सेंसरी न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स will have the receptors। ठीक है, तो इमेजिन कर लो कि मेरे यहाँ पे sensory neurons and this sensory neurons will have some receptors at the tip। इनके अंदर मिलेंगे आपको कुछ यहाँ पे receptors, और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? दे टेक अप द स्टिमुलस। इनका काम यहाँ पे होता है कि आपके स्टिमुलस को लेते हैं। सो बेसिकली आपने कोई गर्म चीज को टच किया तो स्टिमुलस को ये लोग पिकअप करेंगे। सो रिसेप्टर से आप स्टिमुलस को यहाँ पे आप करोगे पिकअप। जैसे आपने स्टिमुलस को पिकअप कर लिया तो सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आएंगे आपके सीएनएस तक, मतलब बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड तक यहाँ पे, और यहाँ पे आके दे विल प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन कि इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो बीच में आपको जब आपका लेके आते हो आप इन्फॉर्मेशन को, सो यू हैव वन न्यूरॉन ओवर हियर, यहाँ पे आपको एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन मिलेंगे एंड यू कॉल हिम एज अ इंटर न्यूरॉन्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटर न्यूरॉन्स। सो सेंसरी न्यूरॉन ने पिकअप किया स्टिमुलस को, लेके आए इंटर न्यूरॉन तक जो बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, एंड देन आप क्या करोगे? आप दोगे रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स देने के लिए आपके जो न्यूरॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मोटर न्यूरॉन्स। सो द रिस्पॉन्स विल बी गिवन बाय माय मोटर न्यूरॉन्स। तो यहां से अब इंटर न्यूरॉन से आपके कुछ मोटर न्यूरॉन्स बन के बाहर निकलेंगे, राइट? एंड दीज मोटर न्यूरॉन्स विल गो इनटू द इफेक्टर ऑर्गन। सो ये है मेरे ब्लू वाले मेरे यहाँ पे मोटर न्यूरॉन। तो जब मैंने हाथ लगाया उस चीज को, तो मैं अपना हाथ हटा लूंगा ना। अगर मैं कोई गर्म चीज को हाथ लगा रहा हूँ, देन आई विल पुल माय हैंड अवे फ्रॉम दैट थिंग। तो मैं जब हाथ को मैंने हटाया तो बेसिकली हुआ क्या? मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो कौन सा न्यूरॉन जाके बोलता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है? दैट इज माय मोटर न्यूरॉन। दैट विल बी कॉल्ड एज माय मोटर न्यूरॉन। सो मोटर न्यूरॉन की वजह से व्हाट विल हैपन कि आप अपना रिस्पॉन्स अपना पहुंचा पाओगे टुवर्ड्स योर मसल, आपके मसल तक, या मैं कहूंगा माय इफेक्टर ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन तक। So effector organ तक I will be able to send my response over there, और उसके बाद मेरा मसल्स वहां पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। So आपको याद रखना है that you have a motor neuron and a sensory neuron। ये काफी सिंपल टर्म्स आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा पास्ट में जाते हो और अगर आप याद करते हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, आपके जो सेंसरी, जस्ट वेट अ मिनट, आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स आपके यहाँ पे जो होंगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माई एफरेंस। ये बात याद आ रही है आपको? मैंने आपको ये बात बहुत पहले बताई थी। Yes, sir. Is a term we have used and that term was called as my efferent neurons। So आपके सेंसरी न्यूरॉन्स को भी बोलते हैं यहाँ पे एज एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट नर्व्स हमने टर्म यूज किया था, एफरेंट न्यूरॉन्स या एफरेंट नर्व्स हमने यहाँ पे टर्म इस्तेमाल किया था। ये हमने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था।
So instead of sensory neurons, if you get a efferent nerves या efferent neurons, that's the same thing. Similarly, आपके जो motor neurons आपके यहाँ पे होते हैं, similarly when you talk about my motor neurons, then इनके लिए हमने एक और टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया था. क्या था वो टर्म? Efferent Efferent are the one जिनकी मदद से मैं अपना सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता हूँ मेरे इफेक्टर ऑर्गन तक. तो ये सर्किट आपको याद रखना है. दिस इज वन थिंग यहाँ पे, ये आपको सर्किट यहाँ पे याद रखना है. और जब भी आप पिक्चर को आप देखते हो ना, इस पिक्चर को, तो याद रखना ऊपर की साइड को बोलेंगे डॉर्सल साइड. दिस विल बी माय डॉर्सल साइड. Wait a minute. This is my dorsal. और नीचे तो मेरे यहाँ पे साइड, that's my ventral side. Dorsal ventral side यहाँ इतना याद रखना that you have your lower side is the dorsal side, ventral side is the dorsal ventral, dorsal is the ventral. तो आपसे पूछेंगे dorsal side में कौन से nerves होते हैं? Then you can tell them efferent nerves. On the efferent side actually seen to the dorsal side. अगर आप मुझे क्या मेरे efferent nerves कहाँ पे होते हैं? Then you can tell it on the ventral side. तो ये चीज आपका. हाँ बेटा आवाज आ रही है, बोलो. वॉइस सर ब्रेक आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही सर है। आपकी वॉइस ओके वॉइस भी थोड़ी है. ठीक है अभी वॉइस सर आवाज बहुत कम आ रही है, लो इंटेंसिटी की है। अच्छा बेटा बता तो भी नहीं है. नहीं आ रही सर। अभी भी सर वो कट कट के अभी भी क्या है मतलब से लाइट इसमें आवाज कैसे चली. तो जा 2 मिनट नेट ट्राई शुरू होता तो नहीं नाम का बेटा आवाज में क्या आवाज नो कट रही है। सर अभी भी वैसे ही आ रही है। अभी क्या उस में नहीं आ गई ठीक से आ गया. कट रही है सर अभी भी वैसे ही आ रही है। अभी भी कट रही है. Let's check it out. अब आपके पास एक्टिविटी दिया है, अब बताओ. अभी भी कट रही है। अभी कट रही है. यस सर। नहीं चाहिए. हाँ जी बेटा, आप बताना आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है Yes, sir, आ रही है। ठीक है. अच्छा कैमरा ऑन करने के बाद आवाज ऊपर नीचे हो रही है क्या? अभी भी आवाज ठीक है? अभी भी लग रहा है कुछ पंगा? नहीं सर। अब ठीक है, अब ठीक है. चलो 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 ठीक है. लेट्स कम बैक हियर. ठीक है, तो मैं ये बता रहा था आपको सेंसरी इंटरन्यूरॉन्स और ये सब मैं बता चुका था. डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है बता चुका था. ये चीज मैं आपको दिस समथिंग आई हैव टोल्ड यू. एंड मैंने आपको ये बताया था सेंसरी न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एफरेंट न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं यहाँ पे इफरेंट न्यूरॉन्स. दिस इज व्हाट यू कॉल देम एज. तो ये चीज हमने यहाँ पे देख लेती. अब यहाँ पे ये सर्किट है ना, जो आपके यहाँ पे सर्किट पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस सर्किट इज कॉल्ड एज माई रिफ्लेक्स आर्क. मैं आपको बता रहा हूँ रिफ्लेक्स आर्क में आपको क्या मिलता है.
सो व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक कि क्या होता है हमारे रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, दे आस्क यू रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, then you have to tell them everything in that. You will have a sensory nerves, right? Sensory nerves आपके यहाँ पे, and first of all you'll have a receptor. You'll have a receptor. Receptor से आप stimulus को लेते हो, आप देते हो sensory nerves को. Sensory nerves से आपका ये पूरा information आपका जाता है towards your interneuron. ये आपका जाएगा आपके interneurons के पास. So from here it will go to the interneurons. Interneurons मतलब क्या? Interneurons means here they are a part of my CNS. They are a part of central nervous system. तो मेरा यहाँ पे रिसेप्टर से मेरा यहाँ पे उठाया नर्व्स ने इंफॉर्मेशन, सेंसरी नर्व्स लेके इंटरन्यूरॉन्स तक, दैट इज अ पार्ट ऑफ माय सीएनएस. और वहां से मेरा इंफॉर्मेशन वापस निकल के आएगा. सो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन को आपने प्रोसेस कर लिया एंड नाउ यू विल सेंड अ सिग्नल. तो सिग्नल आपका कैसे जाएगा आपका यहाँ पे? यूजिंग योर मोटर नर्व्स and motor nerves will actively go and reach towards the effector organ. Effector organ. ये जो आर्क आपको दिख रहा है ना, रिसेप्टर से सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व से इंटरन्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन से मोटर नर्व एंड मोटर नर्व से इफेक्टर ऑर्गन, ये जो आपको आर्क यहाँ पे दिख रहा है, दैट आर्क ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय रिफ्लेक्स आर्क. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क. इसकी मदद से लाइक बेसिकली आप अपना रिस्पॉन्स कर पाते हो बिना कोई विलिंगनेस के. So this is the reflex arc which you have to know, जो आप यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो. So sensory neurons से आप यहाँ पे गए, you have this relay neurons, interneurons आप यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, and then you will have your motor neurons की वजह से आप effector muscle तक आप यहाँ पे आप जा पा रहे हो. तो इस तरीके से आपने गर्म पानी में जो हाथ डाल रहे थे आप, वो आपका बाहर निकल आता है. So this is what you have to know. सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. This is what reflex action is all about. ठीक है. अच्छा, आवाज कटने लगा तो बता देना वापस से. नहीं कट रही ना अभी? हाँ ठीक है सर. सर, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे बात ही हो रही है कि आपकी आवाज कट रही है मुझे लग रहा है. सो अगर ऐसा होना कि आवाज वापस कटने लगे तो बताना. हाँ चलो. The process of responding to peripheral nerve stimulation occurs involuntarily, requiring the involvement of a part of a CNS. That's what reflex action is all about. सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना, ये वाली. Sensory neurons will have are called as my afferent neurons or nerves. Motor neurons जो आप यहाँ पर थे, you call them the efferent neurons or nerves. Reflex arc के अंदर आपको याद रखना है, you will have a receptor. Receptor will take up the sensory nerves. Sensory nerves it will go to the interneurons, which is a part of my CNS. CNS से आप information को share करते हो motor nerves के through towards my effector organ. So this is my circuit. ये जो circuit मुझे यहाँ पे दिखता है, that circuit is going to be called as my reflex arc. ठीक है. All right. Now, the reflex pathway consists of at least one efferent neuron and one afferent neuron. Something we have discussed that. Afferent neuron receive the signal from sensory organ and transmit them to the CNS. The efferent neuron transmit the signal from CNS to the effector organ. That's it. इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, इतनी बात इनफ है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. So this is what you have to know. Example मैं आपको already दे चुका हूँ, like someone like putting a torch in their eyes. You touching the hot substance or cold, or you're touching something which is pricky, right? Salivation in the mouth part. So these are all examples of a reflex action. Sensory organ detects all types of changes in the environment and send the appropriate signal to the CNS, where all the inputs are processed and analyzed. So वही काम होता है sensory organ का, signal को लेना, भेजना आपके CNS तक, and then वो उसे process करेगा, analyze करेगा. Signals are then sent to different parts of the center of the brain. This is how you can sense the changes in the environment. इस तरीके से आप environment के अंदर आप changes यहाँ पे आप देख सकते हो. So this is what you have to know in terms of sensory reception and processing. ठीक है. तो चलो ये हमने यहाँ पे देख लिया. That is something we have understood. So यहाँ पे आपका chapter in the real sense आपका खत्म होता है. Now you just have to do your NCERT reading. आप अपने end से आप उसे करो, वहाँ पे समझो NCERT को जो भी आपका mention किया हुआ है, and solve questions. राइट. एक बार फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, लोकेशन आपने कर लिया है हमारे साथ बैठ के. स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, ताकि स्लोली एंड स्टेडीली वी आर कवरिंग एनिमल फिजियो एंड प्लांट फिजियो एज वेल. ठीक है, इसको करना चलो करो. नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. बिना ज्यादा वक्त जाया करें, नया चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर व्हिच बिलोंग्स टू योर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन.
अच्छा, क्लास की पेस ठीक लग रही है ना? फास्ट नहीं लग रहा क्लास थोड़ा? नो सर। नो सर। बता देना अगर क्लास अगर फास्ट लगे ना, then let me know. Okay. So केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे आप सीखोगे समथिंग इन टर्म्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। याद रखना, अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कई बार आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन के निकल आते हैं। So 2 to 3 questions come in the NEET exam. यहाँ पे आप क्या जाते हैं, if at all you happen to get such kind of this much number of questions, then yes, it is a topic which have some amount of good weightage. Now, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या रहेंगे? To understand the endocrine gland and the hormone, human endocrine system, hormones of heart, kidney, GI tract and mechanism of hormone action. ये हमारे अपकमिंग 2-3 दिनों के अंदर ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो जाएंगे, राइट? अच्छा, बाय द वे एक बात बताइए, प्रैक्टिस सेल टेस्ट सॉल्व करने से एडवांटेज मिला आपको? यस सर। यस बस सर। एक ही बच्चे ने यस बोला। 2 बच्चे बस। प्रैक्टिस टेस्ट से अगर आपको एडवांटेज मिल जाए बेटा, देन यू शुड लेट मी नो कि मुझे ये चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, so I'll be sharing that way. So you have to be like, I'm thinking of sharing with you plant physio का practice test if you are okay with it. और आप मुझे कहते हो चैट के अंदर कि हाँ सर चाहिए, then I can share that with you. So it gives you a advantage of to know how to solve questions. But you have to give me a yes in the chat for practice test, then only. वैसा नहीं होना चाहिए बेटा कि आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ and then you're not solving the test. So ठीक है, चलो. So now you have the 2 body systems are responsible for sending and receiving the sensory information and coordinating the body responses. एक तो आपका होता है आपका nervous system. These are your nervous system and endocrine system. ये दोनों आपके कुछ ऐसे आपके organ system है जहाँ पे आप receive करते हो सिग्नल को और उसके हिसाब से आप फिर response करते हो. Together they sometimes referred to as a neuroendocrine system. दोनों को मिला के हम यहाँ बोलते हैं as a neuroendocrine system. The endocrine system regulates the body activities like your releasing hormones. यहाँ पे बेसिकली जब आपके सामने एंडोक्राइन सिस्टम टर्म आया तो यहाँ पे आप हॉर्मोन्स की ही बात करोगे. Here we will be discussing everything and about the hormones. यहाँ पे आप हॉर्मोन्स की आप बात करते हो, which are my chemical messengers into a bloodstream where they are carried throughout the entire body. अब एक चीज याद रखना, जब भी आपके सामने हार्मोन आएगा, both coordinate and regulate. Okay. जब हॉर्मोन्स आपके यहाँ पे टर्म आएंगे, when you get a term like a hormones, you should know one thing very clearly, that they are always produced. They are my chemical messengers. They are my chemical messengers. पहली बात, they are produced in the trace amount. They are produced in the trace amount. Trace amount मतलब बहुत कम अमाउंट में ये बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको बनाए जाएंगे. दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. ठीक है. दे आर लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपकी होती है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, राइट, से आप नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो सारे आपके हार्मोन बना रहे होंगे. सो जब भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपकी होंगी, दीज ग्लैंड्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस दीज हार्मोन्स. और ये जो ग्लैंड आपकी होती है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, they are called as my ductless gland. Endocrine glands को याद रखना, you call them as a ductless gland. तो आपको ये बात आपको भूलनी नहीं है, that endocrine glands को हम बोलते हैं आप as a ductless gland. That means यहाँ पे कोई डक्ट नहीं होता. जो भी हार्मोन आपका बनाया जाता है इन ग्लैंड्स के अंदर, उसे आप डायरेक्टली रिलीज करते हो ब्लड के अंदर. आपके डायरेक्टली इन हार्मोन्स को रिलीज किया जाएगा ब्लड में. याद रखना, all the hormones are going to travel along with the bloodstream. So they travel. So hormones are released into the blood. So these hormones are released into blood and they travel along with the blood. They travel along bloodstream. So blood में इनको रिलीज कर दिया जाता है और उसके साथ ही ट्रैवल करके अपने ऑर्गन तक पहुंचेंगे. They are very specific to the target organ. They are very specific. They are very specific to target organ. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, आपके ब्रेन में से आ रहा है LHN-FSH. तो LHN-FSH जाके टारगेट करेगा आपके गोनैड्स को, राइट. इट विल गो एंड टारगेट द गोनैड्स ओनली. वो किसी और को जाके कुछ नहीं बोलेगा.
LH जाके ओवरीज या टेस्टिस को जाके बोलेगा कि आप हार्मोन बनाओ, राइट? सो यू शुड नो दैट द हार्मोन्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक. इनके टारगेट बड़े स्पेसिफिक होते हैं. तो फॉर एग्जांपल, लेट्स से वन मोर एग्जांपल, यू हैव योर पैराथायराइड हार्मोन. अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में पढ़ा भी था. पीटीएच जब आपका आ रहा होता है फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड, ये जाके स्पेसिफिकली जाके बोन्स को बोलेगा कि आप वहां से कैल्शियम को रिलीज करो. इट इज वेरी क्लियर किसे वहां पे आके क्या करना है. द पैराथायराइड हार्मोन इज वेरी क्लियर कि जाके किसको क्या बोलना है. सो इट विल गो एंड टेल द योर बोन्स टू स्टार्ट रिलीजिंग द कैल्शियम आयंस. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, ये चीज आपको देखनी है कि आपके हर एक हार्मोन एक सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्गन को जाके टारगेट करते हैं. सो दे आर वेरी स्पेसिफिक टू द टारगेट ऑर्गन, राइट? आपका पीटीएच जाके किडनी को कुछ नहीं बोलेगा, आपका पीटीएच जाके गोनाड्स को कुछ नहीं बोलेगा. इट विल गो एंड ओनली टेल द थिंग्स टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन, कुछ ना कुछ करने के लिए. देन प्रोड्यूसिंग लेस अमाउंट इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. डक्टलेस ग्लैंड, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं. अगर मैं बात करूं आपकी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवरी ग्लैंड विल ओपन द ऑल द कंटेंट इन योर बकल कैविटी. तो वहां पे एक डक्ट होगा और डक्ट के थ्रू और सारा कंटेंट आपके बकल कैविटी में रिलीज करेंगे. सिमिलरली आपके इंटेस्टाइन के अंदर कई सारे आपके यहाँ पे ग्लैंड होते हैं जिनके अंदर होता है आपका डाइजेस्टिव जूस, और वो डाइजेस्टिव जूस आपका आता है इंटेस्टाइन में वाया सम काइंड ऑफ डक्ट. सो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बना के दिखाता हूँ. यू नो यू हैव अ पैंक्रियाज, यू ऑल हैव पैंक्रियाज, राइट? सो पैंक्रियाज के दो काम होते हैं. पैंक्रियाज is known for two functions. Like एक तो इसका काम होता है endocrine function. It will also have a endocrine secretion. अब जब मैं कह रहा हूं कि पैंक्रियास का एंडोक्राइन काम होता है, दैट मीन्स यहाँ पे ये हार्मोन बनाएगा. और कौन सा हार्मोन पैंक्रियास बनाता है, तो ये भी आपको याद रखना है. आपका पैंक्रियास आपको बना के देगा आपके दो हार्मोन्स, एंड दोस टू हार्मोन्स आर गोइंग टू बी योर, एक का नाम तो आप जानते हो, एक का नाम आपका यहाँ पे होता है इंसुलिन. भूल गए क्या बेटा इतने जल्दी? इंसुलिन, इट्स अ हार्मोन. Yes, sir. बोलो कुछ बेटा, बोलो. इंसुलिन आपका बन के आ रहा था आपके बीटा सेल्स में से. आपके पैंक्रियास में विल हैव बीटा सेल्स, और उन बीटा सेल्स में से आपको बन के मिलेगा आपके यहाँ पे इंसुलिन. उसी तरीके से पैंक्रियास में आपका एक और आपके सेल्स होती है, कॉल देम अल्फा सेल्स. कोई बताएगा अल्फा सेल्स क्या बना के देते हैं आपको यहाँ पे? ग्लूकागॉन. वेरी गुड गिरजा, राइट. दे विल गिव मी समथिंग लाइक माय ग्लूकागॉन. तो ये दो हार्मोन्स आपको यहाँ पे मिल जाते आते हुए फ्रॉम अल्फा एंड बीटा सेल्स, राइट? सो दे आर माय हार्मोन्स. तो इनका सिक्रेशन आपका डायरेक्टली आपका जाएगा ब्लड के अंदर. सो व्हाटएवर दे आर गोइंग टू फॉर्म, लाइक दीस हार्मोन्स विल बी रिलीज्ड इनसाइड द ब्लड. बट योर पैंक्रियास विल आल्सो हैव एक्सोक्राइन फंक्शनिंग. पैंक्रियास के पास इवन यू हैव, सो दीस आर द एंडोक्राइन फंक्शन, बट दे आल्सो हैव अ एक्सोक्राइन फंक्शनिंग आल्सो. तो जब मैं कह रहा हूं दे हैव अ एक्सोक्राइन फंक्शनिंग या एक्सोक्राइन रोल, उनका यहाँ पे क्या होता है? They will release number of enzymes. So exocrine role के अंदर क्या होगा? They are going to release enzymes. They are going to release some digestive enzymes. अब ये digestive enzymes जो आपके यहाँ पे होते हैं, ये आपके ब्लड में नहीं जाते हैं. So याद रखना, पैंक्रियास कई सारे digestive enzyme बनाता है, which are actually made up of my protein. ठीक है? तो वो उसका exocrine role होता है. Exocrine gland वो होता है बेटा, which is called my duct gland. Exocrine gland जो आपका होता है, exocrine gland अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, exocrine gland are the gland which are my duct gland. You call them as a duct gland. Now when I say they are my duct gland, that means what? कि एक चैनल के थ्रू इनको रिलीज किया जाएगा सरफेस के अंदर, एक पर्टिकुलर सरफेस पे इन्हें रिलीज किया जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, जो भी मेरे पैंक्रियास के अंदर यहाँ पे जो भी मेरे एंजाइम्स बन रहे हैं, वो सारे एंजाइम्स को यूजिंग द पैंक्रेटिक डक्ट मैं अल्टीमेटली उन्हें आगे भेजूंगा. सो देयर विल बी वन डक्ट ओवर हियर. लेट्स से दिस डक्ट इज माय पैंक्रियाटिक डक्ट. और इस डक्ट के थ्रू मेरे वो एंजाइम्स जो होंगे वो मेरे बाहर जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, wherever they have to go. अल्टीमेटली यहाँ पे जो मेरे एंजाइम्स बन रहे, दे विल गो इनटू द इंटेस्टाइन. बट जहां पे भी नहीं जाना होगा, दे विल हैव अ चैनल. एक चैनल के थ्रू ये अपने एक सर्टेन लोकेशन पे पहुंचेंगे. याद रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड उनका कंटेंट ब्लड में रिलीज नहीं करता. जैसे आपका पैंक्रियास का जो आपका कंटेंट यहाँ पे रहेगा, वो आपका जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर. आपके माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उनका कंटेंट आपका आता है माउथ के अंदर, राइट? आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो सरफेस के ऊपर आपके स्वेट को रिलीज करते हैं. यू विल नेवर फाइंड द कंटेंट गोइंग इनटू द ब्लड.
तो ये चीज आपको याद रखनी है. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड आर माय डक्ट ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर माय डक्टलेस ग्लैंड. क्योंकि जो भी आपके यहाँ पे सेल्स बनाएंगे ना हार्मोन, इनको आप डायरेक्टली डंप करोगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर. यू आर गोइंग टू रिलीज देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली. ठीक है, क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? सारे नए बच्चों को ये बात समझ आ रही है यहाँ पे? Yes, sir. हाँ, कोई चीज समझ ना आए पूछ लेना. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, endocrine glands lack duct and hence are called as my ductless gland. Their secretion are your hormones. Hormones are non-nutrient chemicals which are intracellular messengers and are produced in a trace amount. जो ना बोला था, they are always going to be produced in my trace amount. Now, कुछ और properties हम देख लेते हैं यहाँ पे hormones की. Let's see some more properties over here. They are non-nutrients compound, chemical messenger है ये, released डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये आप जानते हो. रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट में भी ये अपना काम कर सकते हैं. हाईली स्पेसिफिक टू द टारगेट ऑर्गन, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टू द टारगेट ऑर्गन ये, राइट. डू नॉट कैटर, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराते, याद रखना. दे हैव नो रोल टू प्ले इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. अगर इनका ज्यादा हुआ अमाउंट या कम हुआ, देन उससे आपका डिसऑर्डर हो सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे बाद में. सो अगर मेरे हार्मोन्स का अमाउंट ज्यादा हुआ या कम हुआ, दैट कैन लीड टू डिसऑर्डर्स. हार्मोन्स हैव अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन. इधर दे कैन बी एक्साइटरी और इनहिबिटरी. कोई ना कोई वहां पे रोल होगा उसका हार्मोन का, इधर वो एक्साइटरी रोल होगा या फिर वो इनहिबिटरी वहां पे लोड होगा. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. सो दीस आर सम ऑफ द पॉइंट्स फॉर माय हार्मोन्स. मेरे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेरे यहाँ पे हार्मोन्स के लिए. ठीक है, अ ग्लैंड. अब देखो यहाँ पे हम ये हार्मोन्स के हमने कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देख ली. अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा. याद रखना कि हार्मोन्स की जो आप बात करते हो ना, दिस वन मोर थिंग यू शुड नो. इनकी दो कैटेगरी आप याद रख सकते हो. एक होते हैं हार्मोन जो बने होते हैं प्रोटीन से, यू कैन कॉल प्रोटीनेशियस और प्रोटीन हार्मोन्स. और कई बार आपके हार्मोन्स इवन बने हुए आते हैं आपके स्टेरॉइड से, सो कॉल देम एज अ स्टेरॉइड हार्मोन्स. सो यू हैव अ प्रोटीनेशियस हार्मोन एंड यू हैव अ स्टेरॉइड हार्मोन्स. इसके अलावा एक और आपको कैटेगरी यहाँ पे मिल जाती है, अमाइंस. मतलब वो हार्मोन जो आपके बने होते हैं अमाइनो एसिड से, राइट. दीज आर द हार्मोन्स आर मेड ऑफ अमाइनो. सो हार्मोन्स फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड. जैसे आपका हो गया यहाँ पे आपका एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, इनको हम बाद में भी देखेंगे आराम से. बट याद रखना कई बार हार्मोन्स आपके अमाइनो एसिड में से आप बना सकते हो. डोपामाइन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ हार्मोन फ्रॉम द अमाइनो एसिड. बट नाउ वी विल सी देम सेपरेटली. बट आपको याद रखना कि हार्मोन्स के आपके लाइक ये बेसिक कैटेगरीज आपकी आती है. उसमें दो ये मेन है आपकी, एक तो प्रोटीनेशियस हार्मोन एंड देन यू हैव स्टेरॉइड हार्मोन्स. सारे आपके जो हार्मोन आपने यहाँ पे एग्जांपल आपको मैं लाइक एक दो एग्जांपल आपको देता हूँ. लाइक योर इंसुलिन, ये तो हमने 2 दिन पहले ही देखा था. इंसुलिन आपका बना होता है आपका प्रोटीन से, वी नो दैट. वी हैव समथिंग लाइक माय ग्लूकागॉन आल्सो. Glucagon is also example of my proteinaceous hormone. Even I can say even your prolactin. ये सारे हार्मोन्स आप लोग वाकिफ है, इसलिए मैं इनके नाम ले रहा हूँ. They are also example of my proteinaceous hormone. स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर आपके एग्जांपल यहाँ पे आ सकते हैं. Something like your estrogen, प्रोजेस्टेरॉन, इन सबसे आप वाकिफ है. एंड ऑल्सो योर टेस्टोस्टेरॉन. These are all examples of my steroid hormones. तो हार्मोन्स को आप याद रखना कि इसके अंदर आपको टाइप्स मिल जाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स एंड अमाइंस. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो कि आपको इसके अंदर आपको कैटेगरी यहाँ पे मिल जाती है. अब इनको जब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, प्रोटीन हार्मोन से आपके स्टेरॉइड हार्मोन से अमाइन हार्मोन से, यू शुड नो दैट इनका मोड ऑफ एक्शन भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है. इनका काम करने का तरीका भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, जो आप आगे जाके सीखोगे. बट फिलहाल याद रखना, अगर आपसे कोई पूछते कि हार्मोन्स के अंदर टाइप्स आपको क्या मिल जाते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर व्हाट आर द टाइप्स यू हैव, यू कैन से स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स एंड अमाइंस. दीस आर द 3 टर्म्स यू कैन यूज ओवर हियर. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द ग्लैंड्स, अ ग्लैंड इज ऑर्गन इन द बॉडी मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेक्रेटिंग सेल्स. salivary gland secretes saliva, sweat gland secretes sweat, mammary gland secrete milk and endocrine gland will secrete the hormones. और ये हार्मोन्स आपके सीधे आपके डंप किए जाएंगे ब्लड के अंदर. बाकी सारे जो आपके यहाँ पे सिक्रेशन आप देख पा रहे हो, इसके अलावा
दैट विल बी ओपन अप इनटू द स्पेस और इन सम ऑफ द चैनल्स के अंदर आप इसे रिलीज करते हो, बट नॉट इन द ब्लड। ब्लड में कभी भी आप वहां पे रिलीज आप नहीं करते। हैव अ लुक एट दिस। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, यू विल हैव द डक्ट्स, डक्ट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। सिक्रेशन फ्रॉम दीज ग्लैंड्स आर कैरिड थ्रू द डक्ट्स। आप देखो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, विच इज अ स्वेट ग्लैंड। तो ये डक्ट के थ्रू, इस डक्ट के थ्रू आप इसे बॉडी सरफेस पे आप लेके आ रहे हो, इट इज कमिंग ऑन द बॉडी सरफेस, राइट। एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ क्या होता है कि आपने हार्मोन को डायरेक्टली डालना है ब्लड के अंदर, सीधे हो जाएगा आपके ब्लड के अंदर। सो एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव अ डक्ट, सिक्रेशन आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, द ग्लैंड विच कैन हैव बोथ द फंक्शन। ग्लैंड जो कर सकता है आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड लेग वाले दोनों काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड माय हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल आपके सामने पैंक्रियाज, पैंक्रियाज यहाँ पे आपकी दोनों चीजें संभाल जाता, सो यू शुड नो दैट दिस विल बिकम एग्जांपल ऑफ माय एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों ये काम कर सकता है, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम एज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, राइट। सो ये आपके टर्म्स आपको याद रखने, दे आर लाइक वेरी सिंपल टर्म्स, जस्ट गो थ्रू देम। एक्सोक्राइन के एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे हो, सो दीज आर ऑल माय एक्सोक्राइन ग्लैंड, दीज आर ऑल एक्सोक्राइन, और ये अकेला मेरे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाता है। ओके, सो एक बार फिर देख लो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल, स्वेट, सलाइवा, सेबेशियस एंड म्यूकस ग्लैंड। एंडोक्राइन पिट्यूटरी, ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, और भी कई सारे एग्जांपल होते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड में याद रखना, you have a pancreas and you have a gonads. These are the two examples you have to know in my heterocrine gland. Okay, चलो ये हमने आप देख लिया। Now let's move on to something else. Now let's start with your basic structures of your some of the parts of the brains which you have already discussed. अगर आपको याद हो तो हमने हाइपोथैलेमस के बारे में यहाँ पे बात किया था। हाइपोथैलेमस is a part of a brain which will do have number of function. एक जो इसका फंक्शन था हाइपोथैलेमस का, वो आपका यहाँ पे था न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन। अगर आपको याद हो, वी हैव डन दिस थिंग, इट विल बी हैविंग माय न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन। इसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमें तो इसके ऊपर ध्यान देना है इस चैप्टर के अंदर। सो इट विल हैव अ न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन। तो चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। सो हाइपोथैलेमस, द बेसल पार्ट ऑफ डायसेफिलॉन, कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। तो मेरे हाइपोथैलेमस के अंदर यू विल गेट टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे आपको कई सारे आपको सेल्स मिल जाएंगे आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, यू कॉल देम एज न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड बाय न्यूक्लियाई। ये बनाते हैं हार्मोन्स, दे प्रोड्यूस हार्मोन व्हिच रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप आपको ये बात याद होगी, मैंने आपको बताया था कि कैसे आपके कुछ हार्मोन्स आके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बोलते हैं, एंड देन माय पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज द हार्मोन्स। उसके बाद आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कंसर्न या सही टाइप के हार्मोन्स आपके यहाँ पे रिलीज कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस, कि आपके हार्मोन जब आपके आ रहे होते हैं, दे विल गो एंड टेल द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज सर्टेन सेट्स ऑफ हार्मोन्स। अब आपको यहाँ पे एक चीज थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना है और समझना है। सी, अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखोगे ना ध्यान से, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। हाइपोथैलेमस सबको यहाँ पे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है बता देना, मैं जूम कर लेता हूँ। दिख रहा है ना यहाँ पे हाइपोथैलेमस लिखा हुआ? Yes, sir. कितना टाइम लगता है बेटा आपको ये बोलने में? हाँ ठीक है। Then you have some neurons over there. आपके यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स आपको मिल रहे हैं। You have a hypothalamic neurons. You can see ये रेड कलर के आपके सामने हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स बना के रखे हुए हैं। आप जो ये वाला है ना, ये वाला जिसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, दिस वन, इसके तरफ आप ध्यान दो यहाँ पे। So you have a hypothalamic neuron. इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए कुछ आपके हार्मोन बनाए जाएंगे। लेट्स से सम रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ये हार्मोन बनाया जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। वो किससे कनेक्ट कर रहा है? विद द ब्लड वेसल्स। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे बताता हूँ। So assume that you have a neuron over here. ये न्यूरॉन की यहाँ पे आएगी एंडिंग, ठीक है। ये न्यूरॉन के अंदर आपने बनाया कुछ यहाँ पे अपने हार्मोन। सो यू हैव मेड सम हार्मोन्स ओवर हियर। So this is my hypothalamic neuron, right? So here we had made some hormones. Now these hormones will be released into the axon ending तक ये आएंगे और वहां से ये जा रहे ब्लड वेसल के अंदर। अब ये जो आपको एक थोड़ा सा बल्जिंग स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है ना, दैट इज माय कैपिलरीज। यहाँ पे आपको कुछ ब्लड वेसल्स आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स आपको कुछ यहाँ पे मिल जाएगी, एंड दीज ब्लड वेसल्स आर नथिंग बट बेसिकली कैपिलरीज। ये आपके होती है यहाँ पे कैपिलरीज। These are my capillaries.
तो होगा क्या पता है आपका, हार्मोन जो था ना वहां से न्यूरॉन के एंड से, दैट विल गो इनसाइड द कैपिलरीज। न्यूरॉन के एंड से मेरा ये हार्मोन जो था ये आ जाएगा मेरे कैपिलरीज के अंदर। यहां तक बातें समझ आ रही है क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमने क्या किया? Yes, sir. राइट। सो फ्रॉम द न्यूरॉन एंडिंग द ब्लड हैज रीच इनटू द कैपिलरीज। यहाँ पे अब सॉरी द हार्मोन हैज रीच इनटू द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज आपके यहाँ पे क्या करती है? कैपिलरीज बनाएंगे आपके यहाँ पे वेन। कैपिलरीज इकट्ठा होंगी एंड दे विल फॉर्म योर वेन। राइट, कैपिलरीज आपके यहाँ पे वेन बना देगी। और अब कैपिलरीज आपकी नीचे तक जाएगी। कहां तक जाएगी? टूवर्ड्स योर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आप प्रिसाइज लग रहा है देखोगे तो ये आपकी पहुंच है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक ये पहुंच चुकी है। तो आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे वी हैड अ कैपिलरीज, राइट। कैपिलरीज ने यहाँ पे अपना वेन बनाया एंड नाउ दिस वेन विल अगेन फॉर्म द कैपिलरीज। कहां जाके? आफ्टर रीचिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी। जैसे ही मेरी वहां पे पहुंच गई तो वापस नीचे से कैपिलरीज जाके क्या बनाएंगे? वापस वेन मेरी यहाँ पे क्या बनाएगी? इट विल मेक द न्यू कैपिलरीज। इट विल मेक माय न्यू कैपिलरीज। वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ कैपिलरीज है वो, लेकिन मैं आपका पे मेंशन करके देता हूं, दीज आर माय कैपिलरीज। राइट। सो कैपिलरीज ने बनाई वेन एंड अगेन दे हैव फॉर्म द कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज फिर क्या करेंगे? वो हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर रिलीज कर देंगे। वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यू कैन सी ओवर हियर दे विल रिलीज द हार्मोन्स इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब आपका ब्लड वेसल के अंदर एक चैनल बनता है, व्हेन यू फाइंड अ ब्लड वेसल्स हैविंग capillaries, they form vein and they again form capillaries. अगर आपको ये चैनल बनते हुए दिखता है, इफ यू आर फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ नेटवर्क गेटिंग फॉर्म्ड, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोर्टल सिस्टम। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ, दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। तो ये जो आपके यहाँ पे बन रहा है ना आपके यहाँ पे, दिस ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। तो अगर आपके सामने कोई पूछे कि पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, देन यू शुड नो दैट दिस इज वेयर यू विल बी फाइंडिंग द कैपिलरीज will be forming the vein and they will again reform the capillaries over there. Such kind of system over here is called as my portal system. पर जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली आपकी जब वेन बनती है ना, वेन बनने के बाद वो वेन आपकी डायरेक्टली जाती है हार्ट के पास, और वहां से फिर आपकी वापस से वहां से आर्टरीज निकल के आती है, दे गो थ्रू आउट द बॉडी एंड दे फॉर्म द कैपिलरीज। बट पोर्टल सिस्टम में वैसा नहीं होता। पोर्टल सिस्टम के अंदर योर कैपिलरीज विल फॉर्म द वेन्स एंड अगेन दे विल फॉर्म द कैपिलरीज। दिस इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। एक पोर्टल सिस्टम आपको यहाँ पे दिखेगा, which is seen in the inside your hypothalamus, right? इसको हम इवन कहते हैं hypophyseal portal system, hypophyseal portal system। और एक और पोर्टल सिस्टम आपने कभी बचपन में शायद इसके बारे में सुना होगा, एक और होता है आपके यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। वी कॉल इट एज अ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये तो हिपैटिक नहीं है, तो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम है, जहां पे आपका हाइपोथैलेमस आपका पे इन्वॉल्व हो रहा है। यू आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज माय हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक अगर टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व होगा? liver, Liver. ऑलवेज राइट, विल फाइंड लिवर विल गेट इन्वॉल्व ओवर। तो ये बात याद रखना, यू आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज माय हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो आप बाद में एक बार आपको मैं बता दूंगा, बट अभी नहीं। But this is what you have to know. So when you find capillaries forming vein and then again form the capillaries, that is called as a portal system. आपकी बॉडी में आपको दो मिल जाते हैं, hypophyseal portal system and you also have a hepatic portal system, right? तो इसलिए मैंने इस पिक्चर को थोड़ा सा लाइक आपको इस ध्यान देके बता रहा हूँ यहाँ पे, that you should know how the hormones are going from hypothalamus towards your particular anterior pituitary, right? एक और बात आप यहाँ पे याद रखना, अगर आप देखोगे तो जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है ना, उसको तो डायरेक्टली न्यूरॉन कनेक्ट कर रहा है। आपके पोस्टीरियर पार्ट में से ऊपर से न्यूरॉन नहीं आपका पूरा भेज रहा है हार्मोन्स को, राइट? तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर थोड़ा सा सिस्टम अलग है। इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे आपको पोर्टल सिस्टम आपको नहीं दिख रहा। यू डायरेक्टली न्यूरॉन्स आपके वहां तक पहुंचे और वहां पे अपने हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। अब कोई मुझे बताएगा कि हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स बनाएगा जो आपके जाएंगे डायरेक्टली आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर? Oxytocin.
हाँ, 2 हार्मोन के नाम आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है आपने, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन 2 हार्मोन्स फॉर्म बाय द हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स मतलब बनेगा, उसको आप डायरेक्टली जाके रखते हो अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, आप जाके वहां पे संभाल के रख देते हो। दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। ठीक है, ये चीज याद रखना। और किसी को याद है मैंने आपको एक बात बताई थी, आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? Infundibulum. हाँ, इनफंडिब्यूलम। बेटा भूले तो नहीं हो आप ये सब? 2 दिन No, पहले ये sir. सब हमने किया था, 2 से 3 दिन पहले हमने ये सब किया था, भूला नहीं ये सब आपने? सो यू हैव दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाय इनफंडिब्यूलम। तो ये बात याद रखना। अब देखो हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा। पहले ये बताओ, क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ADH जो सर पिछली स्लाइड दिखाना। ओके, डिसऑर्डेड सर, अच्छा आवाज डिसऑर्डेड आ रही है, ओके ओके ठीक है, चलो नाउ स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने। न्यूक्लिया ऑफ द हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स। द रिलीजिंग हार्मोन, वो रिलीज कर सकता है हाइपोथैलेमस लाइक GnRH, stimulate the secretory stimulate secretion of the pituitary gland. Example, gonadotropin releasing hormone GnRH stimulates the pituitary synthesis and release of the gonadotropin. So that's one thing. इसके साथ साथ ये कई बार इनहिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज कर सकता है। हाइपोथैलेमस आपके कई बार इनहिबिटिंग हार्मोन भी आपका रिलीज कर सकता है। दे इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्जांपल, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन आपका बढ़िया एग्जांपल बन जाता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इनहिबिट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने से रोकता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस लाइंस, these hormones originating in the hypothalamic neuron pass through the axon and are released from the nerve ending. These hormones reach the pituitary gland through portal circulatory system, ये भूलना मत, and they regulate the functions of the anterior pituitary. ठीक है, ये पोर्टल सिस्टम से आपको पहुंच रहा होता है वहां पे, and they regulate the function of the anterior part. Anterior pituitary is under the control of the secretion of the nuclei, whereas posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus. वहां से आप देख पा रहे हो ना, डायरेक्ट वहां से न्यूरॉन से आपके हाथ कनेक्ट कर रहे हो उसे। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। तो ये बात भूलना मत, इवन तो ये काफी छोटी सी बात है, बट यू शुड नो दिस थिंग बिकॉज यू कैन फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स कमिंग फ्रॉम दिस। सो पोर्टल सिस्टम आपको सबको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्मोन्स कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। कौन से हार्मोन्स यहाँ पे आ रहे हैं हाइपोथैलेमस में से? यू हैव योर ग्रोथ हार्मोन releasing on GnRH, right? So you have your, not GnRH, you have growth hormone releasing hormone, that's a different one. Growth hormone inhibiting hormone, that's a different again hormone जो आपका जाके make sure करेगा कि आपका like वो growth hormone release ना हो, that's the second hormone. Then we have a GnRH, gonadotropin releasing hormone, that's a GnRH जिसको हम short में रखते हैं as a GnRH, right? कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH आपका आएगा और जाके बोलेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, this will go and tell the pituitary gland to start releasing one hormone and that hormone will be called as my ACTH. That hormone will be called as my ACTH. उसे हम आगे देखते हैं क्या करता है वो। GnRH आप जानते हो, GnRH will go and tell my pituitary gland to start releasing LH and FSH, right? Then we have a thyroid releasing hormone, ये आपका आएगा हाइपोथैलेमस में से और जाके बोलेगा थायराइड ग्लैंड को कि चलिए आप हार्मोन बनाना चालू करिए। When we have the oxytocin and we also have a anti-diuretic hormone, इसका नाम क्या होता है? What do you mean by anti-diuretic hormone? इसका नाम क्या होगा? Vasopressin, सिंपल बेटा, ये it's going to be vasopressin। Right. तो ये कुछ आपके हार्मोन से प्लीज याद रखना। These are the hormones which are coming from the hypothalamus and you should know them. They are like very, these are some of the inhibiting and your promoting releasing hormones. चलो, now let's try to understand everything in terms of my pituitary gland. क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या मिलेगा देखने के लिए आप हम यहाँ पे समझते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड आगे समझाने के पहले मेरे को 1-2 सवाल का यहाँ पे आंसर कर दो।
फॉर एग्जाम्पल मुझे बता दो यहाँ पे कि आपके गिव मी एग्जाम्पल ऑफ माई स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, बताइए मुझे फटाफट व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माई स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। Testosterone. हैंड रेज करके, हैंड रेज हैंड, बताइए गिरिजा क्या होता है एग्जाम्पल। Estrogen, progesterone, testosterone. राइट, these are the example of my steroid hormones, very true। मुझे बताइए मेरे टेल मी एग्जाम्पल ऑफ माय, पीपल हैव टू रेज देयर हैंड, एग्जाम्पल ऑफ माय exocrine gland and their secretion, exocrine gland and their secretion। चलिए हैंड रेज करिए सब लोग exocrine gland and secretion के लिए, बताइए जानवी। अरे जानवी हैज रेज्ड देयर हैंड, कहाँ गई जानवी। exocrine gland है, exocrine gland लिख के दूं क्या यहाँ पे, बोलिए जानवी। सर मेमोरी ग्लैंड जो मिल्क सीक्रेट करता है और सेलेवरी ग्लैंड जो सलीवा सीक्रेट करेगा और सीक्रेट करेगा। राइट, और ये सारा सिक्रेशन कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट ब्लड में या कहीं और जाएगा। सर ब्लड में नहीं आते, ये बॉडी सरफेस पे रिलीज किया जाता है। ऑल द कंटेंट आर रिलीज इनटू बॉडी सरफेस, नॉट इन द ब्लड स्ट्रीम, ये याद रखना। ठीक है, क्या हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाए जाते हैं, कम अमाउंट में बनाए जाते हैं। कम Come amount. Always कम अमाउंट, ऑलवेज हार्मोन्स आर फॉर्म्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट बिकॉज दैट इज इनफ फॉर टू डू देयर जॉब। सो ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। एंड व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड और हाइपोथैलेमस इज समथिंग यू शुड बी फेमिलियर विद। नाउ चलिए बात करते हैं यहाँ पे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं। सी, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉलेज में सेला टर्सिका, तो बोनी कैविटी वहां पे से रखा जाता है। इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, और ये स्टॉक का नाम क्या होता है, बताओ जोर से, क्या होता है ये स्टॉक का नाम। Infundibulum. मत भूलना ये सब, ठीक है, राइट। The pituitary hormone regulate the growth and development of the somatic tissues, activities of the peripheral endocrine gland, तो बहुत कुछ कर रही होती है ये, तो ठीक है। It's divided into two parts, you have a adenohypophysis and you have a neurohypophysis। Adenohypophysis consists of two portions, pars distalis and pars intermedia। देखो एक बात हमेशा याद रखना, so when you discuss about the pituitary glands, assume that we have this पिट्यूटरी ग्लैंड, सो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पे हमेशा की तरह। दिस इज माय एंटीरियर पिट्यूटरी, एपी स्टैंड फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी। राइट, एंड दिस विल स्टैंड फॉर माय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। Posterior pituitary is also been called as, it is also known as my neurohypophysis. And this part here is also called as my adenohypophysis. Adenohypophysis. So when neurohypophysis and adenohypophysis, that's what you'll be finding in the. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, these are the names you have to know। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, we'll slowly try to remember the names of the hormones coming from this particular area। यहाँ से मेरे कौन से हार्मोन्स आ रहे हैं, पहले हम बात करेंगे बहुत इंटीरियर पार्ट, क्योंकि वहां से आपके ज्यादा हार्मोन आपके आ रहे होते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में से तो आपके हार्मोन कम ही आते हैं, सो लेट्स फोकस ऑन द इंटीरियर पार्ट। तो देखते हैं कि इंटीरियर पार्ट में से आपके कौन से हार्मोन आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। सो फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट यू विल हैव हार्मोन्स लाइक योर समथिंग कॉल्ड एज माय वेल नोन, सबसे पहले आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। You have something like your LH, luteinizing hormone। एक आपके यहाँ पे होता है आपका ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको हम देखेंगे, ये जाके आपका टारगेट करता है आपके कॉर्टेक्स को, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को जाके टारगेट करेगा ACTH। डिटेल में बाद में हम इसे सीखते हैं। देन वी हैव समथिंग लाइक योर प्रोलैक्टिन,
You also have something like my TSH, thyroid stimulating hormone. Okay, ये कुछ आपके यहाँ पे hormones है. These are some of the hormones which will come from the anterior part of my pituitary gland. और इसके अलावा you have a small region in the pituitary gland जिसको हम कहते हैं pars intermedia. मतलब anterior का एक part होता है जिसे हम कहते हैं intermedia, which you call as pars intermedia. ये जो आपका पार्ट होता है ना, ये आपका रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं यहाँ पे से MSH. इसको भी हम आगे अलग से पढ़ेंगे. मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH. इसकी वजह से आता है मेलेनिन कलर. और जब भी आपके सामने टर्म आता है मेलेनिन कलर, मेलेनिन, आपके दिमाग में क्या आता है? व्हेनेवर यू गेट अ टर्म लाइक मेलेनिन, तो उससे के साथ आप क्या रिलेट कर पाते हो? स्किन कलर. स्किन कलर. आई वाज थिंकिंग आप लोगों के वो मौत, बिस्टन बिटुलेरिया. बट ठीक है, कोई बात नहीं. राइट, सो यू विल फाइंड यस स्किन कलर या डार्कनेस ऑफ द स्किन विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर. सो ये आप देखोगे यहाँ पे. सो MSH जाके सेल्स को बोलता है, स्किन सेल्स को, टू स्टार्ट रिलीजिंग द पिगमेंट. राइट गिरजा, इट विल गो एंड टेल योर पर्टिकुलर स्किन सेल्स in certain group of animals to start making dark coloration, right? To start secreting the melanin, which will give the dark coloration pigmentation, right? तो ये सब हम आगे देखेंगे. These are the hormones which we'll have to see slowly and steadily. Posterior part से आपके दो ही आ रहे होते हैं, वो हम रिपीट यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आप लोग जानते हो. Oxytocin and vasopressin. So oxytocin and vasopressin are coming from my posterior part of my pituitary gland. So let's start. So you can see over here, you can see the pituitary gland, you can see the hypothalamus, सब यहाँ पे connected आपको दिखेंगे यहाँ पे. So pituitary gland is divided into three parts. We have a anterior part, intermediate pituitary, absent in the adult, and posterior pituitary. ये तीन चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं. Basically, you have to know two things: anterior pituitary and posterior pituitary. These are the two things you have to know. बाकी आप उसे ignore करो. Then, function of hormones secreted by the pituitary gland. A healthy adult human pituitary gland consists of two parts, anterior and posterior. The intermediate pituitary regress during the gestation and is absent in the adult human. तो basically intermediate part आपको adult के अंदर आपको नहीं मिलता. Following are the major functions. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे major functions यहाँ पे क्या है. Human growth hormone. Right. One more hormone which I have to write over it. That's your HGH. Right. एक और hormone क्या होगा? That's your growth hormone. चलो, so you will have human growth hormone responsible for the growth and repair of all the cells in the body. Basically आपकी जो जनरल ग्रोथ आपकी होती है ना, उसको ये करने में आपकी मदद करता है. सेपरेटली देखेंगे, अभी वैसे इनका नाम आप देख लो. So growth hormone is something coming from the anterior part. Then you have a thyroid stimulating hormone. ये basically जाके आपके थायराइड ग्लैंड को जाके बोलेगा कि चलिए बनाइए थायराइड हार्मोन, बनाइए आप, क्योंकि थायराइड हार्मोन इज वेरी 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 एसेंशियल फॉर योर बॉडी. आपके कई सारे मेटाबॉलिक इवेंट्स आपके बॉडी में जो हो रहे होते हैं, दे आर ऑल द बिकॉज ऑफ माय TSH, राइट. देन यू हैव अ adrenocorticotropic hormone. ACTH stand for my adrenocorticotropic hormone. Influences the adrenal gland to release the cortisol or a stress hormone. So basically जाके बोलेगा आपके ग्लैंड को, एड्रेनल ग्लैंड को, कि चलिए रिलीज करिए अपने कॉर्टिसोल को. ठीक है. Now let me tell you one thing in this. आपको याद होगा हमने एड्रेनल ग्लैंड बीच में बनाया था जब हम सीख रहे थे अबाउट द एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन. एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमने ये ग्लैंड बनाया था. तो आप जानते हो सेंटर वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द सेंटर पार्ट इज कॉल्ड एज माय adrenal medulla. बस मेडुला बोला आप, मेडुला, राइट. एंड बाहर वाला पार्ट जो मेरा होता है दैट्स माय कॉर्टेक्स. Cortex. याद रखना है, हाँ जी याद रखना. ACTH विल हैव एक्शन ऑन कॉर्टेक्स. ACTH जो बेटा आपका यहाँ पे होता है ना, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये जाके आपका टारगेट करेगा आपके कॉर्टेक्स को. दिस विल गो एंड टारगेट द कॉर्टेक्स. ठीक है, ये जाके आपके कॉर्टेक्स को टारगेट करेगा और कॉर्टेक्स से फिर आपके यहाँ पे निकल के आएगा आपका यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल आपका निकल के आता है. सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. Collectively known as my gonadotropin, it controls the sexual and reproductive characteristics of the females. ये हम जानते हैं, we know this very clearly. Numbering पे मत जाओ, numbering थोड़ी ऊपर नीचे हुई है यहाँ पे. Prolactin, you know that, produces the milk in the breast.
and then you have your MSH, melanocyte stimulating hormone, involved in stimulation of the production of the melanin by skin and the hair. तो स्किन और हेयर में आपका जो मेलानिन आपको बनाया जाता है, that is all because of them. तो ये कुछ हार्मोन से जो ये सारे हार्मोन जो हम यहाँ पे बात करें, these are the hormones which are coming from the anterior part of my pituitary gland. ठीक है. पोस्टीरियर पार्ट से आपके दो हार्मोन आपके यहाँ पे आ जाते हैं, सिर्फ दो ही नाम आपको याद रखना है. The posterior part will have a posterior pituitary is responsible for storage and secretion of two important hormones, ADH, anti-diuretic hormone, and oxytocin. अब आप में से आप लोग ही मुझे बताएंगे, मैं तो नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताएंगे. मुझे ये बताइए कि अगर सुबह से पानी नहीं पिया है और मैं घूमने के लिए चला गया बाहर गर्मी में, तो मेरे ब्लड के अंदर ADH ज्यादा होगा या कम होगा? हैंड रेस करके एक्सप्लेन करिए. If I haven't drank water since morning and I'm moving around in the forest, then will I have ADH in my blood or not? और high या low कितना होगा ADH? बस दो लोग बताइए, अपूर्वा बताइए. सर एडीएच की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी क्योंकि ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. ADH कौन से ऑर्गन को जाके बोलेगा कि वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है? डॉक्टर साहब बताइए. ऑलराइट. डिस्टिल व्हाट? बस इसको ही टारगेट करेगा, और कोई इसको टारगेट करेगा? वो उसके अलावा DCT के अलावा किसको टारगेट करेगा? नहीं, कलेक्टिंग डक्ट याद रखना, नॉट लूप ऑफ हेनली, याद रखना. योर DCT एंड योर कलेक्टिंग डक्ट इसको टारगेट करेगा. इट विल गो एंड टेल द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट टू स्टार्ट रीअब्सॉर्बिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. जब आप वहां से वाटर निकालना चालू करते हो, दैट इज हाउ यू कंजर्व द वाटर. सो याद रखना ADH, और सबके लिए सबको ये बात समझ में आनी चाहिए. अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है, अगर मैंने सुबह से कुछ नहीं पिया, अगर मैं घूम रहा हूँ बाहर फॉरेस्ट के अंदर, मेरे पास पानी नहीं है, so the body will try to conserve water. The body will always try to conserve as much as water is possible. So this water conservation will only happen when you will find this ADH will come. This ADH will go and tell your collecting duct and your distal convoluted tubule to reabsorb the water molecules. तो अब मुझे बताओ कि अगर मैंने वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया तो मेरी यूरिन कैसे होगी? कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? Concentrate. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. बिल्कुल. कलर कैसा होगा? डार्क येलो या लाइट येलो? Dark yellow. डार्क येलो, राइट. ठीक है. नाउ समवन टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन. हर एक तरीके से बताओ. यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का रोल यहाँ पे क्या हो सकता है, विच इज बीन मेंशन्ड ओवर हियर वैसे तो, लेकिन यू हैव टू स्लाइटली गिव मी अ मोर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे. दैट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कौन से टाइम पे आएगा? रेज योर हैंड टू आंसर दिस. When will the oxytocin will come and will do its job? बोलिए गिरिजा, बताइए. चाइल्ड बर्थ के वक्त यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा. All right, ठीक है. And that will actually push for strong contraction in the uterine wall, which will ultimately help in pushing the baby out. All right. Then tell me, oxytocin का दूसरा काम क्या होता है? मिल्क इंजेक्शन मैमरी ग्लैंड से. राइट. मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड. राइट. ये इस बात सब लोग आप यहाँ पे याद रखना, दैट मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड इज बीन कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन. On the other hand, your prolactin will actually control your milk formation. So these are the two things you have to know. ठीक है. बढ़िया. Great. So these are the things you have to, all of you have to remember these things. ADH क्या करता है यहाँ पे? Controls the water balance of the body by affecting the reabsorption of water by the kidney, जिसको हम थोड़ा यहाँ पे अपनी डिटेल में देखा था. And oxytocin भी याद रखना, it is going to be controlling the uterine wall contraction, and that is something which will be happening at the end of the pregnancy during the parturition, right? And your ejection of milk from the mammary gland. Okay, चलो यहाँ पे कल का देख लेते हैं. We'll just see one more couple of slides and then we'll wrap this up. पहले हम इस स्लाइड को यहाँ पे देखते हैं. Pituitary disorder are caused by either excessive active or inactive pituitary gland. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड मेरा ज्यादा एक्टिव हो गया तब भी डिसऑर्डर आपको कहाँ पे होगा. अगर एक्टिव नहीं हुआ तो भी
प्रॉब्लम आपकी होनी है। कई बार क्या होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। कई बार अगर आपका ट्यूमर फॉर्मेशन हो अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, देन उससे क्या होता है, आपका ग्लैंड बहुत ज्यादा सिक्रेट करता है हार्मोन, ये हो सकता है। सो ट्यूमर फॉर्मेशन से कई बार होता है कि आपका हार्मोन ज्यादा सिक्रेट किया जाएगा या फिर बिल्कुल सिक्रेट होना वो बंद हो जाता है। बोथ द थिंग्स कैन हैपन। सो ट्यूमर और एडिनोमास ऑफ अ पिट्यूटरी ग्लैंड कैन क्रिएट इश्यूज बाय एक्सेस ऑफ वन और मोर हार्मोनल रिलीज। कई बार ऐसा हो जाता है कि हार्मोन रिलीज यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। सेकेंड, not producing hormone by pressing the normal pituitary tissue, causing the normal function to be disrupted. या फिर कई बार हार्मोन आता ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, the complete thing will get disrupted over here. Then you will have putting, और कई बार क्या होता है, like अगर आपका कोई ट्यूमर फॉर्म हुआ, आपके देखो your pituitary gland is in the brain, कई सारे नर्व्स उसके आसपास होते हैं। अगर आपका ट्यूमर फॉर्मेशन होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, then it can be putting pressure on the surrounding structure such as the eye nerves, results in the blurred vision or loss of portion of the eyesight. तो इससे क्या होगा, आपका विजन ब्लर हो सकता है और you can lose a portion of the eyesight, so that can potentially happen over there. तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। These are the things you have to know happening over here. So this is what you find happening with my pituitary gland के अंदर। अगर कोई दिक्कत आती है, like if you find tumor formation, ये तीन चीजें याद रखना। अगर ट्यूमर फॉर्मेशन आपने यहाँ पता है, then these are three things which can be happening over here. ठीक है, so that is something you have to know. Now अभी थायराइड ग्लैंड वाली कहानी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, बट मैं चाहूंगा कि इतनी चीजें आप एनसीईआरटी में से पढ़ के आओ बिफोर स्टार्ट विद द थायराइड, बिकॉज़ अगर थायराइड ग्लैंड स्टार्ट हुआ ना, देन एक मोमेंटम मिलेगा एंड वी विल बी एबल टू कवर 4-5 ग्लैंड्स एक लेक्चर के अंदर। बट दीज आर द थिंग्स यू शुड रीड फ्रॉम योर साइड। सो आई वुड सजेस्ट यू टू डू 2 थिंग्स। एक तो नर्वस सिस्टम का एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 20 मिनट लगेंगे वो करने में। एंड देन जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया ना ये चैप्टर को, इसमें जो भी हमने यहाँ पे कवर किया है, go through that and just pay attention to all the smaller details. जो भी हमने यहाँ पे स्मॉल डिटेल्स की बात की है, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। You should know what is my luteinizing hormone, prolactin, melanocyte, MSH, ये सारे हार्मोन कहाँ से आ रहे हैं और उनका बेसिक रोल यहाँ पे क्या है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे क्लियर रखो, ताकि जब इसके ऊपर हम चीजों को बिल्ड करेंगे तो आपको याद रखने में ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी। So these are the things you have to know. पोस्टीरियर पार्ट से हार्मोन सारे वो क्या कर रहे हैं, you should know those things. So आप इस चीज को समझो, हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। ये 2 चैप्टर तो आपके यहाँ पे हो रहे हैं, we are done with locomotion movement as well. ये 3 हो गए। प्लांट फिजियो का रिवीजन स्टार्ट करो, give yourself 2 days for that, start revising those plant physio. कल हम लोग जब मिलेंगे ना, तो इसी चैप्टर में से हम लगभग अराउंड 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा ना, ये चैप्टर आप पढ़ भी रहे हो और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, तो आपको अलग से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन प्लांट फिजियो इन दैट केस। आप प्लांट फिजियो का प्लान बना लो अपना कि कैसे मुझे करना अपना फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देन बाद में वो भी कर लेना अपना प्लांट ग्रोथ वाला। बट पहले ये 2 चैप्टर को आप समझो यहाँ पे। सो स्लोली विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट फिजियो में से। जितना हम कर सकते हैं, शायद सब ना कर पाए, लेकिन जितना हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते उतना हम कैप्चर करने का यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाट विल ट्राई टू डू। बाकी 12th तो आपका चल ही रहा है, और रही बात बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की, तो उसको मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दूंगा, मतलब रिवाइज करा दूंगा। सो आई डू दैट, ठीक है। सो आई डू दैट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरा हो चुका है अच्छे से एंड मुझे इसका प्रैक्टिस लिंक चाहिए टेस्ट का, तो उसके लिए भी आप मुझे एक बार पर्सनली मैसेज कर दो। अगर उसका लिंक रेडीमेड बना होगा, देन आई विल शेयर दैट विद यू, तो आप डायरेक्टली फिर अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। कई बार बच्चे मांगते हैं मेरे से कि सर मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस का चाहिए, मुझे ये वाले चैप्टर का चाहिए, सो आई जस्ट गिव इट टू देम। सो यू ऑल्सो, अगर लग रहा है कि नहीं यार मुझे रेस्पिरेशन प्लांट्स अच्छे से आता है, 40 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मेरा हाथ बैठ जाएगा, सो यू कैन डू दैट, यू कैन ऑल्सो डू दैट एज वेल, राइट। जस्ट शेयर विद मी द नेम ऑफ द चैप्टर एंड यू कैन डू दैट, राइट। क्या मेरे इंस्ट्रक्शंस आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. 12th का रिवीजन आपका अच्छे से चल रहा है, राइट। 12th तो अभी भी आपने एमटी दिया था, तो आपका वैसे उसमें रिवीजन कर चुके हो आप। थोड़ा 11th का हम कर लेते हैं यहाँ पे, सो दैट 24 नवंबर को जब आपके सामने पेपर आएगा, आप 11 के एनिमल ऑफ प्लांट फिजियो के एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप वहां पे कर पाओ, राइट। सो यू आर एबल टू डू दैट, दैट इज द होल आइडिया ओवर हियर। एंड टेक योर टाइम। अगर प्लांट फिजियो 2 दिन में नहीं हो रहा, 3 दिन लग रहा है, कोई बात नहीं, ले लो, राइट। बट एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व कर लो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू, राइट। ठीक है, अब बताइए अगर आपके कोई सवाल हो इसके अंदर, देन प्लीज गो एंड आस्क क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थिंग्स वी हैव डन बाय फार,
तो एक बार आप अपने यहाँ पे आप सवाल अपने सामने आप रख सकते हो. सो नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ओवर हियर. नो क्वेश्चंस, नथिंग. लेट मी चेक.